गाजीपुर से मोहम्मद इसरार पत्रकार की खास रिपोर्ट। आयुष मंत्रालय द्वारा चिकित्सा शिविर का उद्घाटन आयुष राज्य मंत्री डॉक्टर दयाशंकर मिश्र दयालु द्वारा किया गया। सप्तम राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस पर सैदपुर ब्लॉक के सिधौना गांव में आयुष मंत्रालय द्वारा चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया। रविवार को चिकित्सा मेला का उद्घाटन आयुष राज्य मंत्री डॉक्टर दयाशंकर मिश्र दयालु ने भगवान धन्वंतरी के पूजन के साथ किया। आयुष मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस धन्वंतरी जयंती यानी धनतेरस के दिन मनाया गया। डॉक्टर दयाशंकर मिश्रा ने कहा कि स्वास्थ्य समस्याओं के लिए आयुर्वेदिक दवाओं को हमेशा बेहतर माना जाता है, क्योंकि यह चिकित्सा प्राकृतिक होती है और समस्या को जड़ से खत्म करने में सक्षम होती है। भारतीय पौराणिक दृष्टि से धनतेरस को स्वास्थ्य के देवता का दिवस माना जाता है। भगवान धन्वंतरी आरोग्य, सेहत, आयु और तेज के आराध्य देवता हैं। भगवान धन्वंतरी आयुर्वेद जगत के प्रणेता तथा वैद्यक शास्त्र के देवता माने गए हैं। सिधौना गांव के रामलीला मैदान में आयुर्वेद, यूनानी, होम्योपैथी चिकित्सा पद्धतियों सहित योगाभ्यास के शिविर भी लगाए गए थे, जहां सैकड़ों मरीजों ने निःशुल्क स्वास्थ्य लाभ लिया। इस मेला में उद्यान विभाग की ओर से औषधीय पौधों के साथ किसानों को सब्जियों के बीज निःशुल्क वितरित किए गए। आज के कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या रहा और सरकार की किस तरीके की ये योजना है? आज भगवान धन्वंतरी का जन्मदिन है। उसको आयुर्वेद दिवस के रूप में मनाया जाता है। जो धनतेरस कहते हैं, सच में ये भगवान धन्वंतरी के जन्मदिन को मनाने का त्यौहार है। तो आज इसी बहाने मेरे गांव पे, चूँकि ये आयुर्वेद दिवस है, तो आयुर्वेद, होम्योपैथ और यूनानी जो आयुष की तीनों विधाएं हैं, उनके लोगों का एक कैंप गांव वासियों के लिए, अगल बगल क्षेत्र के लोगों के इलाज की बेहतर सुविधा के लिए आज यहाँ एक कैंप का आयोजन हुआ था। दूसरा उसमें विषय था उद्यान फल अधिकारी जो गाजीपुर के थे, उन्होंने अपनी टीम के साथ आज यहाँ एक कैंप किया और इस क्षेत्र के लोगों को बीज का और जो औषधि पौधे हैं, शतावर, आपके उसमें बेल, एलोवेरा, बहुत सारे ऐसे पौधे थे जिनका वितरण उनके द्वारा किया गया और उनको गांव के लोगों को इस तरह की फलों की खेती, औषधि पौधों की खेती के लिए उनको प्रेरित किया गया। सरकार की जितनी भी योजनाएं हैं, माननीय योगी आदित्यनाथ जी के उस मंत्रालय की योजनाओं के बारे में गांव के लोगों को सविस्तार बतलाया गया कि कैसे वो फलों की खेती करके, कैसे वो औषधि पौधों की खेती करके अपनी आय बढ़ा सकते हैं और सरकार के द्वारा दी गई सब्सिडी और सुविधाओं का लाभ उठा सकते हैं। खेती प्लस जो किसान खेती के लिए जो उनके सिंचाई के सुविधाएं हैं, ड्रिप वाटर इरिगेशन, पॉली हाउस खेती, इन सब के लिए उनके पास जितनी भी सब्सिडी है उनसे अवगत कराया गया। तो निश्चित ही आज के दिन गांव के लोगों ने उनके विचारों को सुन के अपने को लाभान्वित करेंगे। गांव का किसान अगर उनकी आय बढ़ेगी, आपको पता है कि जो ये औषधि पौधे या फलों की खेती है, इनसे उनकी आय में बहुत बड़ी वृद्धि होती है। तो उनकी आय में वृद्धि होगी, माली हालत सुधरेगी, गांव का किसान संपन्न होगा, तो निश्चित ही उत्तर प्रदेश संपन्न होगा, देश संपन्न होगा। दयालु जी, आयुर्वेद वैकल्पिक उपचार पद्धति के तौर पर आज तक अपनी वह पैठ नहीं बना पाया है जो इसकी होनी चाहिए। इसके पीछे आप क्या तर्क देंगे, क्योंकि आज भी लोग एलोपैथिक और होम्योपैथिक को ज़्यादातर तरजीह दे रहे हैं? देखिए, होम्योपैथी आपने कहा तो ये भी उसी आयुष की विधा है। जहाँ तक आयुर्वेद का सवाल है, 300 साल की विधा है एलोपैथ। तो हम नहीं कह सकते कि अपने देश में जो विधा हज़ारों हजार साल से प्रचलित थी, जो हमारे जीवन में गांव से लेकर शहर तक सारे लोग आयुर्वेद, उनकी ज़िंदगी हुआ करती थी, ये पेड़ पौधों की इलाज की पद्धति है। कोई ऐसा वनस्पतिक वृक्ष नहीं है, कोई ऐसा पौधा नहीं जिसका कि दवाओं के रूप में उपयोग न हो। अलग अलग विधाओं में अलग अलग चीज़ों का उपयोग होता है। ये पेड़ पौधों की इलाज की पद्धति है। कोई ऐसा वनस्पतिक वृक्ष नहीं है, कोई ऐसा पौधा नहीं जिसका कि दवाओं के रूप में उपयोग न हो। अलग अलग विधाओं में अलग अलग चीज़ों का उपयोग होता है। यह हमारे ऋषियों महर्षियों की परंपरा है। चूँकि समय काल ने उसको हाशिए पर डाला था, लेकिन हम बधाई देना चाहते हैं अपने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का कि 2014 में जब पहली बार भारत सरकार बनी दिल्ली में, तो माननीय नरेंद्र मोदी जी ने आयुष मंत्रालय का गठन किया। उत्तर प्रदेश में 2017 में जब माननीय योगी आदित्यनाथ जी की सरकार बनी, तो पहली बार आयुष मंत्रालय का गठन हुआ। तो आप कह सकते हो कि
केंद्र में 8 साल और उत्तर प्रदेश में 5.5 साल, इतने सालों में इस विधा को पिछले तमाम सालों में जो क्षतियाँ हुई हैं, जो उपेक्षा हुई है, तो जो भी नुकसान है उसकी भरपाई करके समाज को जोड़ने का काम मंत्रालय करेगा। दूसरी चीज़ कि हम लोग लगातार नए अस्पताल बना रहे हैं, पुराने अस्पतालों को आयुष हेल्थ वेलनेस सेंटर में परिवर्तित करते जा रहे हैं। अभी तक 750-500 अस्पतालों को इसके पहले हमने परिवर्तित कर दिया। 250 अस्पताल अभी भारत सरकार से स्वीकृत हुए हैं। हम लोगों ने 50 बेड के 50 जिला, जो अपने 11 जिला मुख्यालयों पर 50 बेड के नए अस्पताल, एकीकृत अस्पताल अब बना रहे हैं, जिसमें कि तीनों विधाओं के होम्योपैथिक, आयुर्वेदिक और यूनानी विधा और प्लस योग के लोगों को जोड़ते हुए 11 अस्पताल हमने शुरू कर दिया। 9 अस्पताल हमारे बन के तैयार है, जिनको माननीय योगी आदित्यनाथ जी के हाथों जल्दी ही उसका उद्घाटन होना है। तो मेरा ये कहना है कि हम आने वाले दिनों में नए अस्पताल भी बना रहे हैं, प्लस अपने पुराने अस्पतालों की लगातार मरम्मत करके उनको रिनोवेट कर रहे हैं और उनको आयुष वेलनेस सेंटर के रूप में परिवर्तित कर रहे हैं। नेहरू जी, वन विभाग की तरफ से बृहद वृक्षारोपण कर पौधे लगाए जाने का दावा किया जाता है। पर्यावरण संतुलन होगा, लेकिन पौधे की इनकी देखरेख को लेकर मुकम्मल इंतजाम नहीं है। तो क्या ऐसे में वृक्षारोपण के लक्ष्य प्राप्ति केवल कागजों तक ही सीमित है? देखिए, सरकार लगा सकती है वृक्ष अपने संसाधनों से, लेकिन चूंकि समाज बहुत बड़ा है, गांव शहर कोने कोने में जो वृक्षारोपण होते हैं, तो उनकी संरक्षा के लिए इस बार बड़ा ऐतिहासिक प्रयास हुआ कि सामाजिक संस्थाओं को, गाँव को, शहर की जितनी भी गाँव के टाउन एरिया हैं, नगर पंचायत है, नगर पालिका परिषदें हैं, नगर निगम है, उन सब को जोड़ते हुए विद्यालयों को, जितने बड़े विद्यालय परिसर थे, उन सब में वृक्षारोपण किया गया और उन संस्थाओं को ये जिम्मेदारी दिया गया कि आप उनकी सुरक्षा भी करेंगे। तो वृक्ष लगाना, उनको सुरक्षित रखना सरकार की प्राथमिकता है। तो निश्चित ही इस प्रयास के बाद आपको वो परिवर्तन दिखेगा। लोगों को आयुर्वेद से जोड़ने के लिए सरकार की का लाभ मिला है, वो सभी लोग पुरुष के अलग पद्धति के डॉक्टर अपने में मौजूद है। इसके अलावा होम्योपैथ के सारी चीजें आपके रोग से संबंधित दवाएं आपको सालों भर मिलेंगी और मुफ्त में मिलती हैं। जो सुविधाएं हैं पर जरूर सबको बताइए कि आपके, जैसे कि आज एक दिन के लिए हम यहाँ आए हैं, लेकिन यही हमारी सारी चीजें आपको अस्पताल में सदैव मिलेंगी। तो इनको लगे कि आज एक दिन दवा देके चले जाएंगे, फिर हम कहाँ खोजेंगे? कहिए कि कहाँ खोजा, सड़के पर अस्पताल हमारे। कहाँ गए पाड़े जी? SDM साहब कहाँ गए? भगवान गौतम बुद्ध से अब से 2500 साल पहले आयुर्वेद की उम्र है। ईसा पूर्व 3000 साल से लेकर 20,000, 30,000, 40,000, 50,000 साल मानव जन्म से मानते हैं कि वेदों का जन्म हुआ है और वेदों की जो वाणी है, वेदों में जो लिखा है, वो भगवान ब्रह्मा की देन है। तो ये प्रकृति हिंदुस्तान की ये वेदों से जुड़ी हुई है। आयुर्वेद अथर्ववेद की उपशाखा है। उम्र कोई बता नहीं सकता। कोई 3000 साल कहता है, कोई 5000 साल कहता है, कोई 10,000 साल कहता है। लेकिन अगर वेद से आयुर्वेद है तो वेद की उम्र कोई नहीं जानता। कि भगवान ब्रह्मा की वाणी है जो उन्होंने मानवीय जीवन की रक्षा के लिए धरती पर, और जिन भगवान धन्वंतरी की आज जयंती है, आप सबको मैं बधाई देना चाहता हूँ। हमारे देवताओं के वैद्य, ईश्वर को भी जरूरत पड़ती है इलाज की, इंसान तो बहुत छोटी चीज है। तो जब लगा कि इंसान ने जन्म लिया तो इसके जीवन की रक्षा कैसे होगी, तो भगवान धन्वंतरी ने मानवीय अवतार लिया। काशी के नरेश दिवोदास के रूप में। काशी का एक और सौभाग्य है कि काशी दिवोदास की नगरी है, जिनको आप धन्वंतरी भगवान का अवतार मानते हैं। दूसरा, महर्षि सुश्रुत, जिनकी सुश्रुत संहिता, तो संहिता आप जानते हैं जो बहुत महत्वपूर्ण है, महर्षि चरक की और महर्षि सुश्रुत की। तो महर्षि सुश्रुत का जन्म काशी में हुआ। पत्थर के टुकड़ों को तेजदार धारदार बना के सर्जरी किया करते थे। मस्तिष्क की सर्जरी
ब्रेन सर्जरी जिनको आप कहते हैं, मस्तिष्क की सर्जरी, ऐसे महर्षि सुश्रुत का जन्म स्थान काशी है। हम उसी काशी के रहने वाले हैं, हम उसी काशी क्षेत्र में आते हैं, जिनको दुनिया फादर ऑफ सर्जरी कहती है। सर्जरी के जनक कौन? महर्षि सुश्रुत। तो आप उस इलाके के रहने वाले हैं। जितने भी ऋषि, महर्षि, महर्षि अत्रि, महर्षि भारद्वाज, महर्षि अगस्त्य, ये ऋषियों पर जो ऋषिकुल की परंपरा थी हमारे यहाँ गुरुकुल की, तो गुरुकुल आश्रमों से ही ये इलाज की विधाएं भी अलग अलग ऋषियों ने। च्यवनप्राश खाते हैं, च्यवन ऋषि का नाम जुड़ा हुआ है, उनके द्वारा बनाए गए उस जो आप औषधि को लेते हैं जिनको आप च्यवनप्राश कहते हैं। विद्यार्थी जी यहाँ बैठे हैं, सरित गांव से जुड़े हैं, चंदौली, शहादत जो थाना